तो आज का टॉपिक लिखते हैं परासरण दाब। पहले समझते हैं कि परासरण दाब क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर इसके फार्मूले पर चलेंगे, इससे रिलेटेड कुछ शब्दावली हैं उस पर बात करेंगे, फिर समय बचेगा तो सवाल भी लगाएंगे। चलिए टॉपिक का नाम लिखते हैं परासरण दाब। परासरण दाब इसको बोलते हैं बच्चों ओस्मोटिक प्रेशर, इंग्लिश में ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ये ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इस बात को जरा समझते हैं। ठीक है, एक मैं विशेष प्रकार का कंटेनर मत बनाता हूं या बर्तन बनाता हूं। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए कुछ विशेष प्रकार का कंटेनर है, मतलब ये कंटेनर है, फिर यहाँ पर एक कंटेनर है। ठीक है, दोनों को ज्वाइन किया गया है और जानते हो किसके थ्रू ज्वाइन किया गया है? एसपीएम के। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों? एसपीएम है, एसपीएम। और एसपीएम के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है? एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, और इसकी विशेषता आप लोग जानते ही हैं कि एसपीएम क्या होता है, वो विलय को अलाउड नहीं करता, सिर्फ किसको अलाउड करेगा? विलय को। ठीक है बच्चों, इसमें हम ले लेते हैं कोई सॉल्यूशन। ठीक है, इस कंटेनर में हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, विलयन लेते हैं, कोई विलयन है, और सॉल्यूशन बोले तो इसमें क्या होगा बच्चों? सैल्यूट होगा, मतलब विलय होगा, और विलायक बोले तो सॉल्वेंट होगा। कोई दिक्कत? सॉल्वेंट। ठीक है, और इसमें कोई ले लेते हैं प्योर सॉल्वेंट ले लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ सिर्फ विलायक होगा ना, ओनली विलायक। अगर बच्चों प्योर सॉल्वेंट है, पूरा भरा हुआ मान लीजिए इसमें है प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ विलायक, सिर्फ विलायक है। ठीक है, तो बात बहुत सिंपल सी हो गई कि अगर यहाँ पर विलय है और विलायक दोनों है, यहाँ पर सिर्फ विलायक है, तो विलयन के हिसाब से ये बोल सकते हैं कि विलयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम। और आपको ये बता चुके हैं विसरण और परासरण में अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है विलयन के थ्रू, मतलब विलय के थ्रू, तो जब ऐसा होता है तो सॉल्वेंट जो होता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब निम्न सांद्रता से कहा जाता है उच्च सांद्रता की ओर। किसके थ्रू जाएगा? एसपीएम के थ्रू जाएगा। मतलब विलायक जाएगा किधर? इधर।
विलाय का जो मोशन होगा इस एसपीएम के थ्रू इधर की तरफ मोशन होगा, ठीक है। ये कौन जाएगा बच्चों? सॉल्वेंट। ये मोशन करेगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऐसा मोशन करेगा कि इस कंटेनर से इस कंटेनर में जाएगा स्पॉन्टेनियस रूप से, अपने आप स्वतः जाएगा, ठीक है। ये चीजें इसमें का जो है विलय इसमें नहीं जा पाएगा क्योंकि क्या लगा हुआ है? एसपीएम लगा हुआ है जो अलाउड नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ कौन जाएगा? यहां से सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का जो नेट प्रवाह होगा, जो नेट प्रवाह होगा वो इस कंटेनर से इस कंटेनर की तरफ चलेगा, क्योंकि सॉल्वेंट के हिसाब से देखा जाए तो सॉल्वेंट के आधार पर इस कंटेनर का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा, और सॉल्वेंट के हिसाब से इस कंटेनर का कंसंट्रेशन क्या है? कम। कोई दिक्कत वाली बात? अब जरा ध्यान से समझना। अब मान लीजिए इधर प्रवाह हो रहा है, ठीक है। आपको मालूम है कि मान लीजिए इसमें भी लिक्विड होगा, ऐसे भरा हुआ है, इसमें भी लिक्विड है, ठीक है, इसमें भी ऐसे लिक्विड है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस लिक्विड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। लगभग कितने का लगता है? 1 atm का, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। इस वाले कंटेनर पर भी लगेगा, मतलब इस वाले लिक्विड पर भी लगेगा, और इस वाले भी लिक्विड पर क्या लगेगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। लगभग कितने का? 1 atm का लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों तरफ से लग रहा है। बाकी स्पॉन्टेनियस रूप से पूरी कहानी चल रही है। सॉल्वेंट इस कंटेनर से इस कंटेनर पर इस कंटेनर की तरफ जा रहा है, ठीक। अब जरा ध्यान देना, तो अभी देखा जाए तो ये जो बच्चों प्रक्रिया हो रही है इसको बोल सकते हैं ओस्मोसिस। बोलो सही है? इस प्रक्रिया को बोल सकते हैं ओस्मोसिस, मतलब क्या बोलेंगे? परासरण। मतलब ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है सर? परासरण हो रही है। अब देखो करते क्या है, इसमें करते क्या है, हम यहां पर किसी पिस्टन के थ्रू, मान लीजिए ये लिक्विड है, इसमें लगाते हैं कोई पिस्टन है, ठीक है। इसमें क्या बच्चों? पिस्टन। पिस्टन पिस्टन के थ्रू हम एक एक्सटर्नल बाहर से एक एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, या फोर्स बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। तो होता क्या बच्चों, जो ये परासरण हो रहा था, सॉल्वेंट इस कंटेनर से इस कंटेनर की तरफ मोशन कर रहा था स्पॉन्टेनियस रूप से, अपने आप स्वतः रूप से। जब हम इधर से वायुमंडलीय दाब के साथ साथ अपना भी एक एक्सटर्नल बाह्य दाब लगाते हैं या बाह्य बल लगाते हैं इस पिस्टन के थ्रू, इसको जब दबाते हैं नीचे की तरफ, तो दबाते चले जाएं तो एक समय ऐसा आता है, मान लीजिए सॉल्वेंट जब इधर से इधर मोशन कर रहा था, तो जैसे दबाना स्टार्ट करेंगे ना, तो धीरे धीरे सॉल्वेंट की वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ऐसे दाब बढ़ाते गए पिस्टन के थ्रू, पिस्टन दबाते गए, दाब बढ़ाते गए, तो एक समय ऐसा आता है कि जो ये परासरण हो रहा था ना, जो परासरण ये हो रहा था, इसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। ये परासरण होता ही नहीं है, तब इसकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जो सॉल्वेंट इधर से इधर आ रहा था बच्चों, अब वो इधर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इधर से वायुमंडलीय दाब के साथ साथ एक बाह्य दाब लग रहा है, जिसकी वजह से ओस्मोसिस क्या हो गया? रुक गया। परासरण क्या हो गया? रुक गया। तो जिस एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे थे, मतलब प्रेशर या बल जो भी समझिए, प्रेशर जो लगा रहे थे, कौन सा प्रेशर था बच्चों? एक्सटर्नल प्रेशर था। इसी एक्सटर्नल प्रेशर को ऐसा बाह्य दाब, ऐसा बाह्य बल, जिस दाब पर या जिस बाह्य बल पर परासरण की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। परासरण की क्रिया रुक जाती है, इधर नहीं जाता। उसी दाब को, जिस दाब पर ये रुक जाए, उसी एक्सटर्नल प्रेशर को, एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जिस पर ये प्रक्रिया क्या हो जाए? रुक जाए, परासरण रुक जाए। बात समझ पा रहे हैं? इसको बोलेंगे ओस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब, परासरण को रोकने वाला जो बल होगा, जो दाब होगा, उसे क्या बोलेंगे? परासरण दाब। कोई दिक्कत वाली बात? तो अब देखो, ये जो परासरण दाब है, इसको डिनोट करते हैं किससे? कि एक नया सिंबल दिया गया। क्या नया सिंबल का मतलब?
मैथमेटिकल, ये मैथमेटिकली वाला सिंबल है ना पाई, इसको डिनोट करते हैं किसे, पाई से। परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या आप लोग समझ पाए कि पाई क्या है? जिस बाह्य दाब पर या जिस बाह्य बल पर यह परासरण की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है, उस बाह्य दाब को ही क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोसिस को रोकने वाला प्रेशर ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बात को समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें हैं। सबको क्लियर हुआ? ओस्मोटिक प्रेशर कल समझाए थे। परासरण, परासरण को रोकने वाला जो बाह्य दाब होगा, बाहर से दाब, बाहर से एक्सटर्नल रूप से काम कर रहे हैं, हम जबरदस्ती उसमें कर रहे हैं, तो बाह्य दाब लगाया गया तो जो है कि क्या हो गया आपका परासरण दाब, उसको क्या बोलेंगे, परासरण दाब। एक बात सुनो, ये खत्म हो गया, हो यही है कॉन्सेप्ट, यही है परासरण दाब का, बाकी फार्मूले हैं। नहीं, अगर इस परासरण दाब से भी ज्यादा अगर आप दाब लगा देते हैं, विलेय तो नहीं जाएगा, परंतु क्या जाने लगेगा, विलायक जाने लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? इस कंटेनर का विलायक इसमें भी जा सकता है। कब? जब आप परासरण दाब से क्या लगे, ज्यादा दाब लगा दिए। परासरण दाब का मतलब यह हुआ कि परासरण को रोक दिया गया, जिस दाब पर रोक दिया गया हो गया परासरण दाब। और उस परासरण दाब से अगर ज्यादा दाब लगा देंगे तो इस कंटेनर का विलायक किसमें आने लगेगा, इस कंटेनर में। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल कर सकते हैं। इसी सिद्धांत पर क्या फंक्शन करता है, क्या हुआ जी, फिर समस्या पैदा कर रहे हो तुम, कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है। तो रिवर्स ओस्मोसिस या ओस्मोटिक क्या हो जाएगा, प्रेशर, जब हम परासरण दाब से ज्यादा लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात, तब इसका विलाय किसमें चलाएगा, विलेय इस कंटेनर में रह जाएगा। इसी सिद्धांत पर क्या करता है, एआरओ काम करता है, ठीक है ना, जो आरओ नहीं बोलते हैं, उसी सिद्धांत पर क्या कार्य करता है। मान लीजिए एक कंटेनर में अशुद्ध वाटर होगा, एक कंटेनर में क्या होगा, कंटेनर खाली होगा, अब शुद्ध हो या ना हो, खाली भी हो सकता है। अब खाली है, अब इसमें क्या करेंगे, एसपीएम के थ्रू एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए हम लाइट करंट और का यूज करते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं ताकि क्या लगा सके, वो एक्सटर्नल फोर्स ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा सके। जब ज्यादा प्रेशर लगाता है तो इसमें से एसपीएम मतलब मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि सिर्फ सॉल्वेंट इधर हो जाता है, बाकी जो कचरा चढ़ा रहता है सब उसी में रह जाता है, और इसका जो होता है वो लिक्विड के थ्रू कहीं बाहर निकल जाता है। बात समझ पा रहे हैं? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। परंतु आज के समय में ये आरओ कैसे काम करता है, कभी तो हम जो है कि अंदर से फंक्शन उसका देखे ही नहीं है कि कार्य कैसे करता है, बनाए थोड़े ना है, परंतु मेन जो प्रिंसिपल होता है आरओ का यही है। अब इसको कैसे कैसे मॉडिफाई करते हैं, जब इसको बनाएंगे तो तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। बस समझ पा रहे हैं? अब उसको कैसे सोल्व किया गया होगा, क्या लगाया गया होगा पता नहीं है कि नहीं है, परंतु यही बेसिक इसका प्रिंसिपल है, किसका, आरओ का। तो फिर वही काम, इधर से दाब लगाएंगे तब इसका सॉल्वेंट और तेजी से जाने लगेगा, काम खत्म। और क्या, यहाँ का सॉल्वेंट, अरे बेसिक चीज है, इधर से लगाओगे इधर से लगाओगे तो दोनों दाब क्या हो जाएगा आपस में, जब बराबर रहेगा तो ओस्मोसिस होता रहेगा, ओस्मोसिस होता रहेगा। जब दोनों तरफ से दाब बराबर का लगाओगे तो ओस्मोसिस होता रहेगा। और जब अलग अलग अगर हो जाएगा तो जिसका ज्यादा होगा उसकी तरफ क्या करेगा, उधर से सॉल्वेंट दूसरी तरफ जाएगा। सो सिंपल। क्या परासरण समझ में आया? परासरण दाब, जिस दाब पर, जिस बाह्य दाब पर यह परासरण की क्रिया रुक जाती है उस बाह्य दाब को क्या बोलते हैं, परासरण दाब। पाई से डिनोट करते हैं। परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा देंगे तो रिवर्स परासरण दाब हो जाएगा, प्रतिलोम परासरण दाब हो जाएगा, ठीक है ना, रिवर्स में। यहाँ का विलायक किसमें जाने लगेगा, सिर्फ रोकना है, जिस दाब पर रोकेंगे वही परासरण दाब है। रुकने के बाद और लगा दिए कि यहाँ का सॉल्वेंट इसमें जाने लगा तो वो रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, प्रतिलोम परासरण दाब हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीजें? अब इसे फार्मूले से खेल खेल सकते हैं। अब फार्मूला अब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है बच्चों। अब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि जो ये परासरण दाब है, पाई है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल एम के। और हमको लगता है कि कैपिटल एम सबको पता होगा। कैपिटल एम क्या होता है बच्चों? मोलारिटी, मोलारिटी, मोलरता, सही है ना। और ये देखा गया कि मोलरता अगर ज्यादा है, मतलब इस सोल्यूशन में, इस विलयन में
विलयन की मोलरता जितनी ज्यादा होती है तो परासरण दाब भी उतना क्या होता है, ज्यादा होता है। परासरण दाब का मान भी उतना क्या होता है, ज्यादा होता है। फील करना जरा ध्यान से, परासरण दाब का मान ज्यादा होने का मतलब ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? बाहर से जो कार्य करना पड़ रहा है, जो दाब लगा रहे हैं, उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया? ऐसे हाँ बिल्कुल, ताप पर भी डिपेंड करेगा, घबराइए नहीं। जैसे हाँ, ताप पर भी निर्भर करेगा। जो परासरण दाब है, जो परासरण दाब है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, टेम्परेचर के। टी बोले तो टेम्परेचर, वो भी किसमें, इन केल्विन में जनरली रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? केल्विन में, ठीक है। एब्सोल्यूट जो है कि टेम्परेचर है। तो पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और मोलारिटी के कैपिटल एम के। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, परासरण दाब का मान भी उतना क्या होगा, ज्यादा। उतना ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। किसको? परासरण को रोकने के लिए, ओस्मोसिस को रोकने के लिए उतना ही ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। परासरण दाब उतना ही ज्यादा होगा जब टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। तो उसकी भी अनुक्रमानुपाती है। विलयन का टेम्परेचर जितना ज्यादा तो परासरण दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर मान लीजिए इसका, अब सॉल्यूशन अगर कोई लिया गया है तो इसका टेम्परेचर कम और ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हो सकता है 25 से 27 से 3, कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर होगा। तो देखा यह जाता है एक्सपेरिमेंटली, मतलब ये देखा जाता है नेचर में, इस विलयन का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है इसको रोकने के लिए। मान लो सपोज दैट ऐसे कि 30 डिग्री सेल्सियस पर हमने 10 एटीएम से रोक दिया। एटीएम होता है ना मात्रक दाब का, या पास्कल ले लो। तो मान लीजिए कि हमने सपोज दैट 30 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको जब रोका, ओस्मोसिस को रोका, तो कितना दाब लगाना पड़ा? मान लो कि 5 पास्कल का लगाना पड़ा, सपोज दैट 5 पास्कल का। परंतु देखा यह गया कि टेम्परेचर अगर हम 30 से मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो 5 पर नहीं ओस्मोसिस रुक रहा है, बल्कि 5 से क्या लगेगा, अधिक लगेगा, 10 एटीएम का, 10 पास्कल का। हाँ, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्प जो है कि बनेगा ही बनेगा। तो हमको इतना ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती थोड़े ना इसमें। परासरण का मतलब कहीं ना कहीं ये किसके आसपास घूम रहे हैं। हम जो टेम्परेचर बढ़ाकर क्या करेंगे? वाष्प दाब वाला तो खेल खेल चुके हैं, वाष्प दाब वाला खेल खेल चुके हैं। वराउल्ट का नियम पढ़े, वाष्प दाब का अवनमन पढ़े। अब यहाँ पर हम परासरण दाब को समझा रहे हैं कि विलय और विलय कैसे मोशन कर सकते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से तो ये हो गया बच्चों। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि भाई मोलरता जितनी ज्यादा होगी, परासरण दाब भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। और टेम्परेचर भी जितना ज्यादा होगा तब परासरण दाब भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो लिख सकते हैं क्या, जो पाई होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यम और टी के। और एक चीज पता है कि जब भी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल हटता है तो एक नई कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पर भी एक नई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो पाई बराबर हो जाता है क्या बच्चों, एम आर टी। ये जो आर आया है ये कांस्टेंट आया है। तो ये सूत्र हो गया बच्चों क्या, परासरण दाब का। यहां पर जो पाई हो गया बच्चों, ये पाई क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर। कोई दिक्कत? ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। और यम जो है वो क्या है, मोलारिटी मतलब क्या है बच्चों, मोलरता। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ सॉरी, यम जो है क्या है, मोलरता। यहां पर टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है, तापमान है, ठीक है, तापमान, वो भी किसमें, केल्विन में, ठीक है। और जो बच्चों आर है, ये जो आर है ये सॉल्यूशन कांस्टेंट मान लीजिए। ये क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट। ये कोई ना कांस्टेंट वैल्यू है, सॉल्यूशन कांस्टेंट आर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विलयन स्थिरांक बोलिए इसे, विलयन स्थिरांक, ठीक है। और इसका मान फिक्स है। इसका मान जो है कि आर जो होता है ये कांस्टेंट होता है बच्चों। क्या होता है, कांस्टेंट दिया रहेगा, ठीक है। एक आर से इसे क्यों डिनोट करते हैं जानते हो? क्योंकि आप लोग क्लास 11th में पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, एक गैस का जो है कि लेसन है, आइडियल, मतलब गैस और उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइडियल गैस के बाद, जैसे यहाँ पर लिक्विड के बारे में पढ़ रहे ना, वैसे क्लास 11th में एक लेसन है गैस से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें भी एक फार्मूला होता है क्या, PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, ठीक है। हो सकता है इस पर सवाल स्कूल में लगाए होंगे। PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो कहीं ना कहीं जानते हो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में काफी समानता है बच्चों, ठीक है। जरा देखिएगा, यहाँ पर हो गया P इज इक्वल टू, भी को इधर भेज सकते हैं, भी को इधर भेज सकते हैं। तो ये फार्मूला गैस का है,
तो P इज इक्वल टू हो जाएगा एन बटे क्या V इंटू क्या हो जाएगा RT, और एन बटे V को ही तो बोलते हैं मोलरता। तो क्या फार्मूला दोनों सेम नहीं है? तो ये काफी क्लास 11 से आया, गैस के लिए है। तो देखा यह जाता है इस फार्मूले और इस फार्मूले की तुलना क्यों की जा रही है? ये तो गैस का है, ये तो पराश्रम दाब का है। तो तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि जो गैस में जो R का मान होता है वो मान, वही मान यहां पर भी देखा जाता है कि होता है किसका, R का। समझ में आया? शायद इसका मान होता है 0.082 शायद होता है इसका मान। ठीक है, किसका मान? R का। इसका चाहोगे तो मात्रक निकाल सकते हो। हाँ मतलब जो वो क्वथनांक उन्नयन था और हिमांक का उन्नयन, तो उसमें जब मतलब वो जिन हटाते थे, क्या हटाते थे? वो व्युत्क्रम का, तो उस मतलब के लग जाता था। अब तो भाई तो बेसिक चीज है, बेसिक चीज ये है। अब अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो कहाँ आर आता है, क्या कहीं कभी के आता, कभी कुछ नहीं आता, कभी एक आता है। तो ये चीजें क्लास 11 का जब पढ़ते हैं फिजिक्स में तब बताते हैं, क्योंकि सिंबल जब हटता है ना तो एक नई कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, इक्वेशन को संतुष्ट करने के लिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले की कहानी है। जब भी अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटता है तो रियलिटी से, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को फार्मूले वाली वैल्यू को मतलब बराबर करने के लिए कोई नई चीज जोड़ते हैं हम लोग, मैथमेटिकली जोड़ते हैं। उसका मान क्या होगा? अब जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है या उस इक्वेशन को रियलिटी से उस फार्मूले से मैच कराने वाला है, वो क्या करेगा? बराबर करेगा। इसी के आधार पर कभी कांस्टेंट वैल्यू कम। अब सिंबल की बात कर रहे हो तो हमने सिंबल आर में देने के लिए कुछ भी दे सकता था। तुम खुद अगर मान लो इस पर लिख रहे हो कुछ, खुद इस कॉन्सेप्ट को तुम बना रहे हो अपने हिसाब से, तो आर की जगह तुम दूसरा सिंबल दे दे, उसका मतलब तो नहीं बदलेगा। परंतु आर शायद इसलिए रखा गया है यहाँ पर, आर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो गैस का जो इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, इसमें जो आर होता है इसको बोलते हैं गैस नियतांक। और गैस नियतांक का जो मान होता है एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, तो पराशरण दाब में जो आर का मान आता है इसी वैल्यू के क्या आता है? बराबर आता है। इसलिए शायद यूज कर देते हैं क्या? आर। लेकिन अगर इस आर से नफरत है तो तुम यहाँ पर कोई दूसरा सिंबल यूज कर लो, टी तो यूज कर लिए, कोई दूसरा यूज कर लो, डब्ल्यू यूज कर लो। परंतु समझना ये क्या है? एक कांस्टेंट है। और किसका कांस्टेंट है? बिलियन का कांस्टेंट है, जिसका मान कितना होता है? लगभग 0.082। चाहोगे तो इसका मात्रक निकाल सकते हो। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, कभी भी जनरली जो रखते हैं पाई का मान, ये किसी में रखेंगे? एटीएम में। देखिए दाब का मात्रक तो बहुत सारा होता है। देखो क्या क्या दाब का मात्रक होता है? पास्कल भी होता है, न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर भी होता है, बार भी होता है, टॉर भी होता है, एमएम एचजी भी होता है। बहुत सारे दाब के मात्रक होते हैं, परंतु हम किस में रखेंगे? यहाँ पर एटीएम में। किस में रखेंगे? एटीएम में। और आपको पता है कि एक एटीएम बराबर 1.01 गुणे 10 के पावर कितना? 5 बार होता है, या पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। कोई दिक्कत? या पास्कल की जगह पर चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1.01 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या एक एटीएम लगभग बराबर होता है 1.01 बार के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ इक्वेशंस हैं। या एक एटीएम बराबर होता है बच्चों, एक एटीएम बराबर 760 mm एसजी, या एक एटीएम बराबर होता है 760 टार के। किसके? टार के। कुछ मतलब मात्रक हैं इसके। हम जनरली किस में रखेंगे? एटीएम में। अगर इधर उधर दिया रहेगा पास्कल में तो हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रही किसकी? पराशरण दाब की। तो पहले काम कर लीजिए, पराशरण दाब को लिखते हैं, फिर इसको उतारिए, फिर छोटी छोटी बातें बताते हैं। लिखिएगा, किसी बिलियन का पराशरण दाब, किसी बिलियन का पराशरण दाब, किसी बिलियन का पराशरण दाब बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है, बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है वह न्यूनतम मान है जो इस बिलियन पर लगाने से
लगाने से विलयन तथा विलायक के अर्ध पारगम्य में झिल्ली द्वारा पृथक रहने के बाद भी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रहने के बाद भी परासरण क्रिया को नहीं होने देता है। नहीं होने देता है। नहीं होने देता है। ठीक है, बस इतना ही है परिभाषा। उसके बाद है चित्र उत्र बना करके हाय तो बस एक अलग सी चीज बता दिए है ना, चित्र बनाकर हम सिस्टमेटिक उतार लीजिए। ये भी नहीं उतारना आपको, बस तुलना करने, हाँ ये बस वैसे तुलना कर रहे थे कि उससे समानता रखता है, ठीक है ना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका चाहेंगे तो मात्रक भी निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे ना मात्रक इसका। चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर लास्ट में मात्रक निकाल लेंगे। फटाक से नोट करिए इसे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट करिए। सर ये 66 है, 760 mmHg वाला। हाँ 760 mmHg। ठीक है, हो गया ना। चलिए ठीक है, देखो मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूँ भाई, किताब उताब तुम लोग पढ़ लेना, परंतु फिर भी बता देते हैं जबरदस्ती, क्योंकि देखिए आपके एनसीईआरटी जो एसपीएम जो है ना, एसपीएम किसका बना होता है, एनसीईआरटी भी हमारे पास भी है। एनसीईआरटी में पूछा है कि जो ये बना होता है एसपीएम, जैसे ओस्मोटिक में जो यूज करते हैं या रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर में जो यूज करते हैं एसपीएम, ये सेलुलोस एसीटेट का बना होता है। सेलुलोस एक स्टार्च होता है, मतलब नेचुरल है, तो सेलुलोस एसीटेट का बना होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और परीक्षा जब पूछता है तो एनसीईआरटी को प्राथमिकता ज्यादा देता है। हो सकता है पूछ ले कि एसपीएम किसका बना होता है, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली किसका बना होता है। अगर ये पूछता है तो ऑप्शन में देखिएगा है कि नहीं है, सेलुलोस एसीटेट। ठीक है, तो कौन क्या क्या नाम एसपीएम के बारे में क्या क्या बताएं अभी, क्या सेलुलोस एसीटेट, फिर कॉपर फेरोसाइनाइड, फिर इसके अलावा कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, बाकी ये सब तो पूछेगा नहीं, परंतु सुन लीजिए, जैसे बकरे का आमाशय जो होता है, गोट का ब्लेडर जो होता है, वो भी एक तरह का एसपीएम जैसा काम करता है। गोट मतलब बकरा बकरी अरे जो भी है। फिर जो कोशिका होती है, सेल्स होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन, सेल्स पड़े होंगे कोशिका में, तो उसमें तमाम प्रकार की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये सब। फिर अंडे की जो झिल्ली होती है, इस जो अंडा होता है ना, तो वो वाला कठोर वाला नहीं, उसके नीचे वाला एक पतली सी लेयर्स होती है, तो वो जो है कि एक मेम्ब्रेन जैसी सेमी मेम्ब्रेन हो सकती है। तो ऐसे करके किशमिश हो गया, अंगूर हो गया, जो ऊपर वाली उनकी लेयर्स होती हैं, वैसे कार्य करते हैं। ठीक है, कुल मिला जुलाकर 2-3 चीज है जो आपको याद रखना है। सेलुलो हम वही तो बात बताने जा रहे थे, टाइम दीजिए। देखिए प्रयोग का मतलब नाम, प्रयोग पता है हम तो कहाँ इसका, इस पर कहाँ प्रयोग इसका करते हैं हम भाई, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, परीक्षा में जो पूछेगा उसी को लिखेंगे हम, इसी के लिए आपको बता रहे हैं ना कि किसका यूज ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो एक आपको यूज 3 ही चीज है आपको याद रखना है, एक कॉपर फेरोसाइनाइड, दूसरा है कैल्शियम फास्फेट, और तीसरा क्या है आप कुछ था एसीटेट, सेलुलोस एसीटेट। ये 2-3 चीज आपको याद रखना है, सेलुलोस एसीटेट। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मिटाए ना। चलिए ये हो गया सबका। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। इसके बाद आपको यूनिट निकाल कर बता देते हैं आर का, फिर छोटी छोटी चीजें उसको बताते हैं। पराशर दाब हो गया। हाँ
जरा ध्यान से समझो। जैसे अगर यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ आर, जो आर है जो सॉल्यूशन का स्थिरांक है, अगर इसका यूनिट निकालें तो यूनिट कैसे होगा, फार्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, पाई बराबर क्या होता है, एम आर टी। एक बात और ध्यान देना, कभी कभी हो सकता है किताब उताब पढ़ेंगे तो उसमें एम की जगह पर सी दे देगा, सी का मतलब वही हो गया मोलरता, समझ लीजिएगा, सी आर टी भी यूज कर लेता है, ठीक है, पाई बराबर सी आर टी या एम आर टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सुनिए, अब यहां से अरे एम की जगह पर सी रख देगा, उसका भी मतलब क्या होगा, मोलरता ही होगा। यहां से आर का मात्रक निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर पाई तो है, तो पाई अपान क्या हो जाएगा जरा बताइए, यम इंटू क्या हो जाएगा टी, तो आर का मात्रक हो जाएगा, पाई का मात्रक क्या हो जाएगा एटीएम, तो एटीएम प्रति क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है जरा बताइए, हाँ इसका होता है मोल प्रति लीटर, इंटू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या होता है केल्विन, लीटर चला गया ऊपर, तो आर का जो मात्रक निकल कर आएगा बच्चों, लिख सकते हैं एटीएम लीटर प्रति क्या हो जाएगा, मोल इंटू केल्विन, ठीक है, ये किसका मात्रक हो गया, आर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर का मान अभी बताएं क्या होता है, 0.0821, ठीक है, कांस्टेंट है। अब सुनिए कुछ और भी छोटी छोटी चीजें हैं, एक शब्द है बच्चों, एक शब्द है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, एक शब्द है आइसोटोनिक। ये आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक को हम लोग बोलते हैं समतापी विलयन, ऐसे कुछ होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक कहां गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, समपरासी विलयन, नहीं भी आएगा इसमें, समपरासारी विलयन बोलते हैं इसको, समपरासारी विलयन। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक शब्द है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समपरासारी विलयन, क्या हो गया, विलयन। सर ये क्या होता है, अब ये क्या होता है सुनो, अब मान लो कि अभी जो पराशर दाब समझाए हैं, तो पराशर दाब के जो भी सेटअप था ना, इस पूरे सेटअप के साथ अगर हम दोनों, मान लीजिए जो अभी हम पराशर दाब का सेटअप बताए हैं, उस सेटअप मान लीजिए दो सेटअप तैयार करते हैं, ठीक है, और दोनों में टेम्परेचर को क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, टेम्परेचर को क्या रखें, सेम, दोनों सेटअप में टेम्परेचर को समान रखा जाए, ठीक है, समान टेम्परेचर पर जब दो विलयनों का पराशर दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जब दो बिलियनों का, 2 बिलियन है, 1 बिलियन, मैं दो सेटअप तैयार किए, दोनों सेटअप में दोनों का पाई का मान क्या हो, बराबर हो, दोनों में पाई का मान क्या हो, बराबर हो, समान टेम्परेचर पर, तो ऐसे बिलियन को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपरासारी विलयन। बस समझ पा रहे, समपरासारी विलयन मतलब इसमें देखेंगे, मान लीजिए पाई, कोई मान लीजिए कोई एक सेटअप है जिसमें पराशर दाब कितना बच्चों, पाई 1 है, ठीक है, दूसरा कोई सेटअप जिसका भी मान क्या है, पाई 2 है, दोनों का पराशर दाब क्या हो जाएगा, बराबर। अब मतलब यहां से लिख सकते हैं पाई 1 बराबर क्या हो जाएगा, पाई 1 की जगह लिख सकते हैं क्या, एम आर टी बराबर एम आर टी, समझ में आया। मान लीजिए इसकी मोलरता M1, इसकी मोलरता क्या हो जाएगी M2, मान लीजिए R तो कांस्टेंट है, T भी समान है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इस स्थिति में M1 किसके बराबर हो जाएगा, M2 के, मतलब दोनों की मोलरता क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। किस तरह से बराबर है पता नहीं, परंतु बराबर है, मतलब जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं तो मोलरता उनकी क्या होती है, बराबर होती है, मतलब 2 बिलियनों का पराशर दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए, समपरासारी विलयन। ऐसे हो जाएगा बच्चों। दूसरा एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्प हाइपोटोनिक, हाँ ठीक है, अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें भी टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, समान होगा, टेम्परेचर क्या होगा, सेम, दोनों सेटअप का में टेम्परेचर विलयन का क्या होगा, सेम होगा, दोनों का बराबर होगा,
परंतु पहले सेटअप में मान लीजिए पराशर दाब क्या है पाई 1 और दूसरे सेटअप में पराशर दाब कितना बच्चों पाई 2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इज नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों पराशर दाब बराबर नहीं होंगे। जब पराशर दाब नहीं होंगे तो दो कंडीशन हो सकती है। अब इसमें अगर पाई 1 कम है किससे, पाई 2 से, पाई 1 कम है अगर पाई 2 से, तो बोलेंगे कौन सा विलयन है, अल्प पराशरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत वाली बात। अब देखिए तीसरी कंडीशन बनती है, बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं अति पराशरी विलयन। अब तो समझ गए होगे ना, अति पराशरी विलयन का मतलब कि टेम्परेचर अभी भी क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, दोनों सेटअप का हम टेम्परेचर सेम रखेंगे, परंतु दोनों का जो पराशर, मान लीजिए पहले के सेटअप का पराशर दाब पाई 1 है और दूसरे का क्या है पाई 2 है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। परंतु बराबर नहीं होने का मतलब अति पराशरी है, तो पाई 1 का मान क्या हो जाएगा ज्यादा और पाई 2 का मान क्या हो जाएगा कम, ये इसका मतलब होगा। मतलब जिस विलयन की बात करेंगे, मैं बोला कि ये विलयन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब दूसरे वाले से तुलना करने के बाद इसका पराशर दाब क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। समझ पा रहे हो तुम लोग। तो अगर दो सॉल्यूशन का अगर पराशर दाब बराबर हो जाएगा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर एक का कम हो गया तो क्या बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक का ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत वाली बात। तो ये छोटी छोटी शब्दावली हो गई। यूनिट हो गया समपराशी विलयन, अल्पपराशरी विलयन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, अभी इसमें एक चीज और बता देते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस या ओस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर। इसको तो मैं समझा दिया हूं वहीं पर, परंतु फिर भी अलग से देख लेते हैं। रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण दाब। सर ये क्या हो गया, ठीक है, मान लीजिए कोई कंटेनर है, ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे कंटेनर है, इसको हम अलग किए हैं किससे, इसमें क्या लगाए हुए हैं, यहाँ पर मान लीजिए एसपीएम लगाए हुए हैं, क्या लगाए हैं एसपीएम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मान लीजिए इधर से कोई मान लीजिए कोई पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है, इधर क्या लग गया बच्चों, कोई पिस्टन लग रहा है, ठीक है, और इसे मान लीजिए कोई इधर से कोई नली वली निकाल देते हैं, सपोज दैट, ठीक है। मान लीजिए कोई कंटेनर हो गया, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए, अब देखिए होता क्या है, रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा, मान लीजिए इसमें कोई सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, कोई क्या बच्चों विलयन है, कोई सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा, अब इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पराशर दाब से एसपीएम के थ्रू, इसमें मान लीजिए शुद्ध विलायक है, क्या शुद्ध विलायक, प्योर क्या है बच्चों सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट्स है। अभी जो प्योर सॉल्वेंट्स है, अगर हम यहां पर दाब कोई नहीं लगा रहे हैं, दाब नहीं लगाएंगे तो विलायक इधर से इधर जा रहा होगा, कौन, अरे ठीक है, मान लो नीचे जा रहा है, समझ रहे हैं, नीचे यहाँ पर आएगा ही आएगा, मान लो क्या प्रबंध कर दिए हैं, कोई है सुविधा, नली है, टोटी, इतना ही तू दिमाग लगा ले, यहाँ पर टोटी लगा ले, हो गया सर, हो गया ना, तो यहाँ टोटी लग गया। अब सुन, अब अभी मान लो क्या हम कोई बाहर से कोई दाब नहीं लगा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, तो यहाँ से विलायक किसमें जा रहा होगा, विलायक इधर से इधर जा रहा होगा, परंतु हमने क्या किया, पराशर दाब से अधिक दाब पर हमने क्या किया, इस पिस्टन को दबाया। जो अधिक दाब पर पिस्टन को दबाएंगे, जो यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो अधिक दाब पर जब लगाएंगे, तब यहाँ का विलायक किसमें आने लगेगा, इसमें आने लगेगा, और ये प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाएंगे तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो इधर आने लगेगा कौन, यहाँ इस कंटेनर का विलायक इसमें आ जाएगा, विलायक उल्टा आने लगेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर। होता क्या सर, मान लीजिए किसके लिए यूज किया जाता है, वही आरओ के लिए बोला हूं। जैसे मान लीजिए कि जो समुद्री जो जल होते हैं, समुद्री जल मतलब जो सी वाटर होता है, सी का मतलब क्या होता है समुद्र, सी जो वाटर होता है, इसमें मान लीजिए बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, बहुत सारे साल्ट होते हैं विलय के रूप में। तो करता क्या है, यहाँ पर एसपीएम एक विशेष प्रकार का एसपीएम लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए सेलुलोज एसीटेट का लगा देते हैं,
ठीक है। और जब यहाँ से ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो इधर का सॉल्वेंट इसमें चला आता है, मतलब शुद्ध वाटर इस कंटेनर में जमा होता है, परंतु जो इसके साल्ट होते हैं, जो लवण होते हैं, जो बिले हैं, वो इस कंटेनर में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। अशुद्ध पानी हमको यहाँ पर मिल जाता है, प्योर वाटर मिल जाता है। तो ये हो गया बच्चों क्या, रिवर्स ओस्मोसिस या रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर। इसका यूज बहुत किया जा रहा है अनेक देशों में, समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए बहुत सारा इसका यूज किया जा रहा है, रिवर्स ओस्मोटिक प्रेशर पर। और मतलब इस सारा किस पर लेना देना होगा, एसपीएम का, कि एसपीएम किससे बना हुआ, एसपीएम कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। उसके हिसाब से एक प्योर वाटर की नेचर चेंज होगा, मतलब डिसाइड होगा कि उसका नेचर अच्छा है कि नहीं है। प्योर वाटर यहाँ पर मिल रहा है अच्छा कि खराब, ये कौन डिसाइड करेगा, एसपीएम। एसपीएम जितना अच्छा होगा प्योर वाटर उतना अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से हो गया बच्चों, इसको नोट करिए फिर फटाक से, इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। वो ऐसे उतार लीजिए।